Welcome back students. Today we will be starting our next chapter of English. हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो इंग्लिश की आपकी बुक है, और जो फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ाया हुआ है, फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट है पोएम हमने पढ़ाई हुई थी रोड नॉट टेकन। ओके, तो उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर लेने वाले हैं जो उसका आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो यहाँ पर इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ मैं कन्फ्यूजन आपकी दूर करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है, ग्रुप में भी मैसेज आ रहे हैं, बहुत सारे काफ़ी बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि हमें सर कौन सी किताब लेना है और कौन सी नहीं लेना है। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि आपको कौन सी किताब लेना है इंग्लिश की, ये मैं आपको बता देता हूँ। और इंग्लिश की यहाँ पर वैसे तो बुक्स 2-3 बुक चेंज हुई हैं आपकी, बट हम यहाँ पे इंग्लिश की बात करेंगे, इंग्लिश के बारे में मैं जानकारी देना चाहूँगा। तो इंग्लिश की यहाँ पर 2 बुक न्यू आई हैं जो मेरे हाथ में है, आप देख रहे होंगे। द बिहीव करके एक बुक है जो आपको लेना है, और ये इंग्लिश टेक्स्ट बुक है, ये ध्यान रखना है आपको, जिससे अभी हमको स्टार्ट करना है। इंग्लिश टेक्स्ट बुक है, इसमें 2 वेरिएंट आते हैं, एक टेक्स्ट बुक होता है और एक वर्क बुक होता है। पहले भी जो पुरानी बुक चलती थी टेक्स्ट बुक और वर्क बुक दोनों होता था। तो यहाँ पर भी आपको फिलहाल अभी आप चाहें तो टेक्स्ट बुक ले लें। सप्लीमेंट्री रीडर वी विल बी स्टार्टिंग आफ्टर सम टाइम, सप्लीमेंट्री रीडर भी हम स्टार्ट करेंगे कुछ समय बाद में, पर हम टेक्स्ट बुक हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सेकंड चैप्टर यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो, ये बुक जल्दी आप ले लें। 68 रुपीज़ करीब की है ये किताब, तो आप जल्दी इस किताब को ले लें, कन्फ्यूजन में ना रहें। बहुत सारे लोगों से ना पूछें, मैंने अभी कन्फ्यूजन दूर कर दी है, तो आप इस बुक को परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। टुडे वी विल बी स्टार्टिंग अवर न्यू चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक चैप्टर सेकंड। साउंड ऑफ म्यूजिक चैप्टर सेकंड और बिहीव का जो चैप्टर सेकंड है हम लेने वाले हैं। तो यहाँ पर बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर आई वुड लाइक टू गिव द शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैं देना चाहूँगा साउंड ऑफ म्यूजिक के बारे में। और साउंड ऑफ म्यूजिक एक ऐसा चैप्टर है, ऐसी लड़की के बारे में एक चैप्टर है। दिस इज अ चैप्टर which is beyond one girl who was deaf and she was somehow able to convey all the कैरेक्टर्स। उसके साथ साथ में अपनी ज़िंदगी को जीना चाहती थी, बट कुछ कमियां उसके अंदर थी, और कुछ कमी की वजह से शायद वो अपना जीवन सही तरीके से नहीं जी पा रही थी। तो ये चीज़ें हमें देखना है। और उसके साथ साथ में कुछ कैरेक्टर्स आपको मैं बताया हुआ यहाँ पे, कैरेक्टर्स जहाँ पे दिया हुआ है एवलिन ग्लैनी। द फर्स्ट कैरेक्टर इज एवलिन ग्लैनी एंड सेकेंड इज इजाबेल ग्लैनी। इजाबेल ग्लैनी इज द मदर ऑफ एवलिन ग्लैनी, ये आपको ध्यान रखना है। इजाबेल ग्लैनी इज द मदर ऑफ एवलिन ग्लैनी। एवलिन ग्लैनी इज द गर्ल ऑफ 13 ईयर्स, है ना, ये करीब 13-14 साल की एक लड़की है। तो उसके बारे में हमें यही चैप्टर में पढ़ना है, इसके बारे में क्या क्या चीज़ें इस चैप्टर में दी हुई हैं। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आपकी बुक में द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 1 एवलिन ग्लैनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। एवलिन ग्लैनी क्या कर रही है, साउंड को सुन रही है, और किससे, विदाउट हियरिंग इट, मतलब उसको सुने बिना वो फिर भी साउंड को सुन रही है। वो कैसे सुन रही है यही हमको इस चैप्टर में देखना है। और लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर। यहाँ पे देखिए, rush our crowds jostle for position on the underground train platform. A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. Now what happened, one girl she was somehow 13 to 17 years old and she was waiting for the train in the station. स्टेशन में क्या कर रही थी, वो बैठी हुई थी और अपना जो है ट्रेन के लिए वेट कर रही थी वहाँ पर। और ये इसका नाम क्या था, एवलिन ग्लैनी था। और एक स्लाइट गर्ल थी 17 इयर्स की, और बहुत नर्वस भी दिखाई दे रही थी ये। ओके, नर्वस सिचुएशन में थी और वहाँ पर ट्रेन का वेट कर रही थी। It was the first day at the prestigious Royal Academy of Music in London. Royal Academy Music of London में उसका पहला दिन था और जहाँ उसको जाना था। ओके, and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. But ये अगर हम बात करें, इस लड़की ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस को फेस किया है, बहुत सारी चुनौतियों को फेस किया हुआ है। और इस चुनौतियों को फेस किस तरह से क्यों किया है, क्योंकि वो, अगर हम बात करें, शी वॉज डेफ, है ना, शी वॉज डेफ। आप डेफ का मतलब समझ रहे होंगे, डेफ का मतलब बहरा होता है। तो वो बचपन से उसको एक कमी थी, जो डेफनेस की कमी थी, तो उसकी वजह से शायद वो अपनी ज़िंदगी सही तरीके से नहीं जी पा रही थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं आगे, और चैलेंजेस बहुत सारे उसने लिए हुए हैं अपनी ज़िंदगी में। आगे देखते हैं, सेकंड पैराग्राफ में देखिए, एवलिन ग्लैनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। एवलिन ग्लैनी का जो हियरिंग की जो प्रॉब्लम थी, सुनने की जो शक्ति नहीं थी, जो सही सुनाई नहीं दे पाता था, वो एक ग्रेजुअल प्रॉब्लम है, किसी को भी हो सकती है ये प्रॉब्लम।
Her mother remembers noticing something was wrong then when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. एक समय की बात है, 8 साल की थी जब एवलिन जब वो पियानो को प्ले कर रही थी, बट जब वो पियानो को प्ले कर रही थी when she was playing the piano she was not able to identify the tunes of the piano. पियानो की जो ट्यून्स थी उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही थी, तो उसकी मदर को शायद लगा कि शायद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर एवलिन को है, ऐसा उसकी मदर को वहाँ पर रिसेम्बलेंस हुआ था. They called her name and she didn't move. और उन्होंने उसकी मम्मी ने भी और सब लोगों ने वहाँ पे उसका नाम पुकारा, बट वो वहाँ से हिली नहीं. शायद उन लोगों को लगा था कि शायद एवलिन को वहाँ पर सुनाई नहीं दे रहा है. They called her name and she didn't move. I suddenly realized she hadn't heard. उसकी मदर को लगा, एवलिन जो इज़ाबेल ग्लैनी है, इज़ाबेल ग्लैनी की मदर को लगा, इज़ाबेल ग्लैनी की जो बेटी जो थी वहाँ पर फेस कर रही थी प्रॉब्लम, तो इज़ाबेल को लगा कि शायद उसको सुनाई नहीं दे रहा है. For a quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from her friends and teachers. बट आपको जैसे कि पता है कि हमारे अंदर कुछ कमियां होती हैं तो हम दूसरों से छुपाते हैं, तो वैसे ही एवलिन कर रही थी. एवलिन के अंदर ये कमी जो थी, डेफनेस की कमी थी, एक प्रॉब्लम थी, बट एवलिन ये डेफनेस की जो अपनी कमी है वो दूसरों से छुपाने की कोशिश कर रही थी, कंसील नहीं कर पा रही थी, दूसरों से शायद वो छुपाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसको अच्छा नहीं लग रहा था कि शायद मेरा लोग मजाक उड़ाएंगे, शायद मुझे बुरा भला कहेंगे, तो इसलिए वो जो क्या कर रही थी, वो छुपाने की कोशिश कर रही थी. By the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her. बट यहाँ पे क्या हुआ, जब वो 11 साल की हुई, 11 साल की होने के बाद में क्या हुआ, वो स्कूल में जाती थी तो स्कूल में भी वो पूरी उसकी जो कमी थी वो नज़र हो रही थी सब लोगों को. तो यहाँ पे हेडमिस्ट्रेस को क्या किया, हेडमिस्ट्रेस ने उसके पेरेंट्स को बुलाया. पेरेंट्स को बुलाकर वो ये बताना चाह रहे थे कि एवलिन को डेफनेस की जो है एक कमी है जिसकी वजह से वो सुन नहीं पाती है. ओके. और यहाँ पे हेडमिस्ट्रेस ऑल्सो गेव वन सजेशन टू हर पेरेंट्स दैट दे वुड टेक देम टू द स्पेशलिस्ट को जाकर वो दिखा दें, शायद वो उसको ठीक कर सके. इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सीवियरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज. और बाद में स्पेशलिस्ट ने देखा और ये बताया कि जो उसकी हियरिंग की प्रॉब्लम है वो सीवियरली नर्व डैमेज हुई है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है. यहाँ पे लिखा ग्रेजुअल नर्व डैमेज. हमारे जो नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम जो अलग अलग मैसेजेस पहुंचाने की कोशिश करता है, तो नर्वस सिस्टम में कुछ उसकी प्रॉब्लम थी, डैमेज थी, इसकी वजह से उसकी हियरिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई थी. They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to the school for deaf. उन्होंने ये बताया कि शायद भाई उसको कान की मशीन भी लगाना पड़ेगा और उसके साथ साथ में कुछ उसको स्पेशल स्कूल्स में जाकर भेजना पड़ेगा जहाँ पर उसके लिए स्पेशल केयर देखने वाला कोई होगा. Everything suddenly looked black, says Evelyn. अब यहाँ पे सारी चीज़ें सुनने के बाद में, सारी चीज़ें देखने के बाद में एवलिन को ऐसा लग रहा था कि भाई सारी चीज़ें अंधकार में हो गई हैं. क्योंकि आपको भी अपनी ज़िंदगी में महसूस हुआ होगा कि कभी हमें ऐसी कोई कमी हमारे बॉडी में, हमारी ज़िंदगी में आ जाती है तो हमें बिल्कुल सारी चीज़ अंधकार में लगने लगती है. तो वैसे ही एवलिन को भी लगने लगा. एवलिन को क्या लग रहा था, एवलिन को सारी चीज़ अंधकार में लग रही थी, अंधेरा उसकी ज़िंदगी में दिखाई दे रहा था, क्योंकि ये सारी चीज़ सुनने के बाद में एवलिन रियलाइज़ नहीं कर पा रही थी उसे आगे क्या करना चाहिए. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, थर्ड वाला. बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप. शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक. बट एवलिन एक ऐसी लड़की नहीं थी जो कि पीछे हटने वाली थी, बट एवलिन आगे बढ़ने का सोच रही थी और अपने म्यूज़िक का जो टैलेंट है, नॉर्मल लाइफ वो जीना चाहती थी और म्यूज़िक जो है, इंटरेस्ट जो उसकी म्यूज़िक में था वो उसको और आगे परस्यू करना चाहती थी और आगे अपने टैलेंट को डेवलप करना चाहती थी, है ना. One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. एक दिन क्या हुआ, एवलिन ने एक लड़की को देखा, वो क्या कर रही थी, वो लड़की क्या कर रही थी, xylophone बजा रही थी. तो xylophone बजाते हुए जैसे ही एवलिन ने देखा तो एवलिन ने बोला कि मैं भी ये xylophone बजाना चाहती हूँ. I also wanted to play it. Okay. Most of the teachers discouraged her, but percussionist Ron Forbes spotted her potential. सारे टीचर्स ने यहाँ पर बिल्कुल मना कर दिया कि भाई तुमसे बजाते नहीं बनेगा, तुमको तो हियरिंग प्रॉब्लम है, तुमको तो सुनने की शक्ति नहीं है तुम्हारे अंदर, तो तुम सही तरीके से नहीं बजा पाओगी. बट एक परकशनिस्ट था रॉन फॉब्स नाम का, ओके, जिसने उसका पोटेंशियल को देखा और पोटेंशियल को देखने के साथ में कुछ उसमें अद्भुत क्वालिटी है इस एवलिन में, उसको देखने की कोशिश उसने की. He began by tuning two large drums
ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स, अलग अलग डिफरेंट नोट्स में 2 लार्ज ड्रम्स की अलग अलग म्यूजिक उसने बजाई। ओके, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स ही वुड सी, ट्राई टू सेंस इट इन सम अदर वे। अब उस रॉन फॉब्स ने क्या कहा, रॉन फॉब्स ने कहा कि आप अपनी कानों से सुनने की कोशिश मत करो, आप एक अलग सेंस से उसको महसूस करने की कोशिश करो। ये ट्यून्स में जो बजा रहा हूँ इसको आप अलग से महसूस करने की कोशिश करो और आपकी जो सेंस ऑफ फीलिंग है वो अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। Says Evelyn, suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower drum from the waist down। और इवलिन को बाद में महसूस हुआ कि वो अपनी बॉडी में कान के बिना भी कुछ म्यूजिक के जो ड्रम्स की म्यूजिक होते हैं वो उसको महसूस कर सकती है, कुछ अपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, कुछ नीचे पार्ट की जो हमारी बॉडी होती है उसमें वो महसूस कर सकती है। इवलिन को ऐसा महसूस हुआ। Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body। Forbes ने ये एक्सरसाइज रिपीट करवाई। Forbes समझ गया था कि भाई ये जो है इससे Evelyn की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, तो Forbes ने ये रिपीट करवाई एक्सरसाइज रिपीट करवाने के बाद में जो है जो एवलिन है, एवलिन को समझ में आ गया कि वो अपने सर्टन नोट्स, अलग अलग जो म्यूजिक्स के जो नोट्स होते हैं वो अपने बॉडी में महसूस कर सकती है। शी कुड फील द डिफरेंट नोट्स इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी। I had learned to open my mind and body to sounds and vibrations। और उसने क्या बोला, मैंने ये सीख लिया है कि मैं अलग अलग किस तरह से अपनी दिमाग को मैं खोल सकती हूँ और उसके साथ साथ में साउंड्स और वाइब्रेशंस को मैं महसूस कर सकती हूँ। इवलिन ने ऐसा बोला। द रेस्ट वॉज शी डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। और ये सब हार्ड वर्क की वजह से हुआ, उसकी जो कड़ी प्रतिज्ञा थी, जो वो मेहनत कर रही थी उसके वजह से हुआ। क्योंकि यहाँ पर इवलिन जो है, इवलिन को यहाँ पर एक्सरसाइज करवाई थी रॉन फॉब्स ने एक्सरसाइज करवाने के बाद में जो है उसकी जो एक महसूस करने की जो क्षमता है वो यहाँ पर इंक्रीज करवा दी थी और उस वजह से इवलिन को जो है उसके जो सारे काम जो हैं वो आसान हो गए थे। She never looked back from the point onwards। She toured the United Kingdom with the youth orchestra। She never looked back। और वहाँ से ये चीज़ होने के बाद में, ये कला उसके अंदर आने के बाद में उसने बिल्कुल वापस मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद क्या हुआ, उसने यूनाइटेड किंगडम का भी एक टूर लगा लिया विद द यूथ ऑर्केस्ट्रा में वहाँ पे वो शामिल हो गई थी। शामिल होने के साथ साथ में उसने यूनाइटेड किंगडम का एक टूर लगा लिया यूके का। एंड बाय द टाइम शी वाज 16 शी हैड डिसाइडेड टू टेक म्यूजिक इन हर लाइफ। और उसके साथ साथ में जब वो 16 साल की हो गई, ओके, शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। और जब 16 साल के होने के बाद में उसने ये डिसाइड कर लिया कि वो संगीत को अपना जीवन जो है बनाना चाहेगी और वो आगे उसी पर वो काम करना चाहेगी, ऐसा एवलिन ने सोच लिया। शी ऑडिशन फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक। रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक बहुत बड़ा एक अकेडमी है और रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में उसने जो है यहाँ पर ऑडिशन देना चालू किया, ऑडिशन दिया एक बार। एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी। और उसने बहुत ही जो है ज़्यादा मार्क्स जो है स्कोर किया हुआ है रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में। जब ऑडिशन हुआ तो सबसे ज़्यादा जो मार्क्स हैं एवलिन के ही उसमें आए थे, क्योंकि एवलिन यहाँ पर सेंस ऑफ पॉसिबिलिटी की बढ़ गई थी एवलिन की। और सेंस ऑफ पॉसिबिलिटी बढ़ने के साथ साथ में सेंस ऑफ फीलिंग, जो चीज़ों को म्यूजिक के नोट्स को वो अलग अलग तरीके से फील करती थी अपने बॉडी में, तो वो चीज़ उसके बॉडी में आ गई थी, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में। रॉन फॉब्स ने जो उसकी एक्सरसाइज करवाई थी, जो उसको सिखाया था, जो उसको महसूस करवाना चाहता था, वो चीज़ उसकी क्वालिटी बन गई और टैलेंट बनकर उभर कर आगे आई। जिस तरह से उसने रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में ऑडिशन दिया और हाईएस्ट मार्क उसने वहाँ पर उसमें लेकर आई। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस। उसके साथ साथ में ऐसा भी एक समय आया कि ऑर्केस्ट्रा के साथ साथ में सोलो परफॉर्मेंस भी देने लगी। वो सोलो परफॉर्मेंस मतलब अकेले की जो परफॉर्मेंस होती है वो सोलो परफॉर्मेंस कहलाती है। ऐसा टैलेंट उसके अंदर था। एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप वर्ल्ड कोर्स। अब अपने 3 साल के कोर्स में उसने बहुत सारे ऐसे टॉप अवार्ड्स जीते हैं अपनी ज़िंदगी में, जो बहुत ही एक अलग प्रकार पैमाने में जो है उसका इम्पोर्टेंस अपनी ज़िंदगी में होता है। तो ये बहुत बड़ी क्वालिटी थी जो इसने इवलिन ने आगे इसको भर कर उसने टैलेंट को अपने डेवलप किया हुआ है। एंड फॉर ऑल दिस इवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। इवलिन ने ऐसा भी नहीं है कि इतना कुछ होने के बाद में इवलिन के अंदर घमंड आ गया हो और इसके बाद में और वो दूसरों से बहुत बुरी तरीके से बोलती हो, ऐसा भी नहीं। इवलिन ने ये कहा, इवलिन ने क्या कहा, वोंट एक्सेप्ट इफ यू वर्क हार्ड। अगर आप जिंदगी में मेहनत करते हो एंड यू नो एंड वेयर यू गोइंग यू विल गेट देयर। अगर आपको मालूम है कि आपको कहाँ जाना है तो आप वहाँ पे डेफिनेटली पहुँचोगे। इवलिन का ऐसा कहना था। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप। और अपनी ज़िंदगी में आप आगे बढ़ सकते हो और ऊंचाई तक ज़रूर आओगे।
The world's most sought after multi-percussionist with a master of some 1000 instruments and hectic international schedule। और इसके साथ साथ में बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स थे जो इवलिन यहाँ पे बजाना सीख गई थी और बहुत ही बड़े पैमाने पर उभर कर आगे आ रही थी। कई लोग उसका नाम जान रहे थे धीरे धीरे करके, और ख़ासकर ऐसी चीज़ें जो थी जो खासकर डेफनेस से उसने अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया। डेफनेस के बाद में अपनी ज़िंदगी को संभालने के साथ में कुछ अपनी जो क्वालिटीज़ थी, जो टैलेंट था, उसको डेवलप किया। उसके बाद में जो ये सारी चीज़ें अवार्ड्स पाई, तो एक बहुत ही बड़ी जो है उपलब्धि उसके लिए थी। इट इज़ intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. In our 2-hour discussion, she never missed a word. Men with bougie birds give me trouble, she laughed. It is not just watching the lips, it is whole the face, especially the eyes. She speaks flawlessly with a Scottish slit. My speech is clear because I could hear till I was 11। अब वो यहाँ पर अपने वीकनेस के बारे में बता रही है, किस तरह से उसने वीकनेस को अपना रिकवर किया, जो डेफनेस थी डेफनेस को रिकवर किया। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, शी स्पीक फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश स्लिट, माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। मेरी स्पीच इसलिए क्लियर है क्योंकि मैं सुन सकती थी जब तक मैं 11 साल की थी। 11 साल के बाद में कुछ वीकनेस आई, डेफनेस की वीकनेस आई, धीरे धीरे कर उभर कर वो आगे आने लगी। तो ये वो बताना चाह रही थी। शी सेज but that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese। और उसके साथ साथ में ऐसा नहीं है कि उसने अपने म्यूजिक का टैलेंट ही आगे बढ़ाया, बट उसके साथ साथ में फ्रेंच और मास्टर बेसिक जापानीज भी उसने यहाँ पर सीख ली थी, ऐसा इवलिन यहाँ पर बोल रही थी। As for music, she explains, it pours in through every part of my body। अब यहाँ पर बता रही है वो संगीत के बारे में, है ना। 7th पैराग्राफ में बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर बता रही है कि वो म्यूज़िक के बारे में कि वो किस तरह से उसके बॉडी में महसूस कर रही थी, है ना। अलग अलग पियानो बजा रही है, ज़ाइलोफोन बजा रही है, गिटार बजा रही है, पर जो भी म्यूज़िक आती थी वो अपने बॉडी में महसूस करती थी, है ना। यहाँ पर ये बताना चाह रही है। इट टिंगल्स इन द स्किन। अब उसकी जो स्किन है उसके अंदर टिंगल कर रही है। ऐसा लगता था उसको जैसे हमारे कभी कभी जो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वैसी टिंगल यहाँ पे उसकी स्किन में कर रही थी। माई चीक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर, ऑल्सो इन द हेयर ऑफ इवलिन। ऐसा वो बता रही है कि उसके हेयर में भी होता था, कुछ फील होता था, स्किन में भी फील होता था। ओके। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips। और जब वो xylophone बजाती थी उसको एक सेंस आती थी कि साउंड जो है वो कैसे पास हो रहा है, उसकी फिंगर टिप्स में स्टिक हो रहा है, चिपक गया है। जो संगीत है उसकी फिंगर टिप्स में चिपक सा गया है, ऐसा उसको ऐसा महसूस होता था। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स शी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। और जैसे ही ड्रम्स को वो बजाना चालू करती थी आगे, वो ऐसा फील करती थी कि उसके बॉडी में, पूरे बॉडी में संगीत जो है महसूस हो रहा है, संगीत तैर रहा है, पूरे बॉडी में महसूस कर रही है वो, ऐसा उसको महसूस होता था। On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibration pass through her bare feet and up her legs। और वुडन प्लेटफॉर्म पे जब भी अब वो अपने शूज़ निकालती थी, वुडन प्लेटफॉर्म था एक, वुडन प्लेटफॉर्म पे ही वो अपने शूज़ निकालती थी ताकि जो वाइब्रेशन पास होती थी वो उसको वो महसूस कर सकती थी यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है एवलिन ऐसा बोल रही है। Not surprisingly, एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस। इन 1991 अगर हम बात करें 8 पैराग्राफ में देखें, 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सॉलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। अब देखिए 1991 में उसको कितना बड़ा अवार्ड मिला है यहाँ पर, किसको, एवलिन को। देखिए फिलहार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सॉलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। सेज मास्टर प्रिकॉशनिस्ट जेम्स ब्लेड ने यहाँ पर बताया है कि बहुत ही अच्छा, उसको बहुत ही बड़ा पॉपुलर अवार्ड मिला है। गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट शी वॉज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी। वॉट वी हियर शी फील्स फार मोर डीपली दैन एनी ऑफ हिज। अब हम जो भी हम देख रहे हैं, जो भी हम सुन रहे हैं, वो डजंट मैटर नहीं करता, बट इवलिन के अंदर जो शक्ति थी महसूस करने की, वो डिपेंड करती है वो किस तरह से म्यूजिक को फील करती थी। म्यूजिक को फील करने के बाद में वो अपने इंस्ट्रूमेंट्स को बजाती थी और किस तरह से उसने अपने टैलेंट को डेवलप किया, ये मैटर करता है। इस वजह से ही यहाँ पर उसको फिलहार्मोनिक सोसाइटी अवार्ड यहाँ पर मिला हुआ है 1991 में। ये ध्यान रखने का क्वेश्चन आ सकता है कि 1991 में एवलिन ग्लेनी को क्या अवार्ड मिला था, ये आप ध्यान रखें। What we hear she feels. Evelyn confesses that she is something of work alcoholic, है ना। I just got to work often harder than classical musicians। Evelyn ने बाद में बताया कि मैं वर्कहॉलिक हो चुकी हूँ,
वर्क के प्रति अपनी जो मेरी कृतज्ञता है, मेरी जो डेडिकेशन है वो बहुत ज़्यादा है, इवलिन ने यहाँ पर बता दिया। अपार्ट फ्रॉम रेगुलर कंसर्ट, इवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। प्रिजन्स और हॉस्पिटल्स में भी, जेल्स में भी, हॉस्पिटल्स में भी जाती थी, कॉन्सर्ट देती थी। बहुत बड़ी म्यूजिशियन, मल्टी म्यूजिशियन बन गई थी, मल्टी म्यूजिशियन बन गई थी, तो आप समझ सकते हैं अलग अलग जाके वो कॉन्सर्ट यहाँ पे देती थी। शी ऑल्सो गिव हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस। Anne Cleany of Beethoven, fond of deaf children, says she is a shining inspiration for deaf children। यहाँ पे इसने क्या बताया, यहाँ पे डेफ चिल्ड्रन की एक सोसाइटी थी, तो वहाँ पर उन्होंने क्या बोला, शी इज अ शाइनिंग इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन मतलब इंस्पायर होने के लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन है, इवलिन ग्लैनी है। इवलिन ग्लैनी को हम देखें तो एक सबसे बड़ा शाइनिंग एग्जाम्पल है, खासकर डेफनेस से उसने जो अपनी क्वालिटी को डेवलप किया है, अपना टैलेंट को डेवलप किया है, ये बहुत सराहनीय काम यहाँ पर है। तो यहाँ पर आपने देख लिया किस तरह से इवलिन ग्लैनी का जो साउंड ऑफ म्यूजिक है, किस तरह